एक सवाल सुनील सुब्रमण्यम सर से पूछते हैं मार्केट को लेकर। सर देखिए, अब जियोपॉलिटिकल पीस तो थोड़ी बहुत दिख रही है निश्चित तौर पे, और आरबीआई की तरफ से पॉज आ गया, तो क्या अब बुल्स के लिए एक परफेक्ट कॉकटेल तैयार हो गया है? नहीं, तैयार हो रहा है, मगर देखिए, रिस्क अभी नहीं है ये नहीं कह सकते। पहले 2 हफ्ते की मोहलत मिली है। एंड ऑफ 2 हफ्ता क्या होता है देखना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये 95 तक तेल गिरा है। वो 95 इंडियन इकोनॉमी के लिए उतना अच्छा नहीं है, बिकॉज उसके पहले 75 पे था। अभी 80 उस लेवल पे सेटल होने की गुंजाइश है, तो वो अच्छी खबर आएगी। तो मैं कहूंगा कि देखिए, बुल्स का क्या है रिएक्शन। एक तो आज तो जरूर भयंकर शॉर्ट कवरिंग हुआ होगा, बिकॉज एफएस बहुत शॉर्ट्स उन्होंने बिल्डअप किया था, तो वो आज वो रैली वो है। अब स्टेबलाइज होगी, और वो जो ओवर रिएक्शन हुआ था कि इंडिया के लिए बहुत बुरी संकट थी, वो निकल गया। मैं कहूंगा मैनेजेबल है, और आरबीआई की जो उन्होंने डेटा दिखाया उससे भी दिख रहा है कि इकोनॉमी की हालत में उतना बुरा इंपैक्ट नहीं है, और आरबीआई प्रोएक्टिव और प्रिएंटिव दोनों है, तो वो मुझे सब अच्छे लगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो ग्रेजुअल अक्यूमुलेशन का फेस अभी भी चल रहा है, बुलिश फेस मैंने सभी पैसा जाके आरडी डालो, मैं वो नहीं कहूंगा, क्योंकि आने वाले दिन में ट्रंप तो हर रोज ट्वीट अभी भी डालते रहेंगे, तो अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता तो रहेगी। तो मेरा ख्याल है कि मगर द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, और एक ग्रेजुअल फॉरवर्ड मूवमेंट बेटर क्वालिटी से देखेंगे हम। मगर जैसे मॉनसून की फोरकास्ट वो भी इंपॉर्टेंट है, अर्निंग सीजन हमारे सर के ऊपर है, वो देखना पड़ेगा कि गाइडेंस कैसी आती है। तो मैं कहूंगा कि ये अभी एक ग्रेजुअल अक्यूमुलेशन का फेस, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो आपने वॉर के शुरू होने से पहले किया होगा ना, उसी पे आप कंटिन्यूअसली ग्रेजुअल अक्यूमुलेट कीजिए। अभी सडनली इसको रिएक्ट करेंगे और कल ट्रंप कुछ ऑपोजिट तरह की ट्वीट डालेगा तो एकदम नाराज होने की जरूरत नहीं है। तो मेरा मानना है कि डाइवर्सिफाइंग एंड स्टैगरिंग, ये दोनों अभी भी मेरे लिए नियम है जो फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पे डाइवर्सिफाई कीजिए, ये नियम आपको निश्चित तौर पे फॉलो करना है। थोड़े रिस्क तो जियोपॉलिटिकल निश्चित तौर पे बने हुए हैं अभी भी, जब तक कि बैठक हो नहीं जाती और एक फाइनल ड्राफ्ट आ नहीं जाता है यूएस और ईरान के बीच के समझौते का। क्या आपका नजरिया कहता है कैसी चर्निंग देखने को मिल सकती है इस जियोपॉलिटिकल रिस्क के निकलने के बाद? देखिए, अभी जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, आई थिंक थोड़े समय तो अनिश्चितता बनी रहेगी। और हम जब भी हमको निवेशकों ने पिछले थोड़े दिनों में पूछा है कि भाई क्या हमको ये लोअर लेवल पे एसआईपी एसटीपी करना चाहिए, किस तरीके से निवेश करना चाहिए, तो हमने सभी निवेशकों को हमेशा यही कहा है कि भाई इस माहौल में स्मॉल कैप पे बेट करना, लार्ज कैप पे बेट करना, या फलाना फलाना सेक्टर खोज के निकालना ये मुश्किल है, क्योंकि ब्रॉड बेस्ड अगर आप देखें तो पूरी मार्केट में हम लोगों को 12 से 15% का डिक्लाइन देखने को मिला था। तो हमने हमेशा लोगों को यही बताया कि भाई मल्टी कैप फंड्स में ही आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर जो डायरेक्ट इक्विटी करते हैं तो उनको भी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए, ये पहली बात है। क्योंकि जब इस तरीके का माहौल होता है तो क्लियर विनर्स आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, और कहाँ कहाँ पे क्या कोरिलेशंस है और किस तरीके का कोलैटरल इम्पैक्ट अलग अलग सेक्टर्स पे पड़ रहा है, अलग अलग कंपनीज पे पड़ रहा है, ये इमीडिएटली जान पाना मुश्किल होता है। तो के इन्फ्लेशन को लेकर और साथ ही किस तरीके से आगे के मूवमेंट हम देख सकते हैं। बट सुनील सर, एक बार आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन का खतरा अभी भी है यहाँ पर। अब अगले साल के प्रोजेक्शंस तो 4.6 है, बट थर्ड क्वार्टर तक आते आते हम 5.2% भी दिखा सकते हैं, ऐसा आरबीआई का मानना है। तो ऐसे में, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट के लिहाज से भी यही उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि अगले 2 क्वार्टर्स थोड़े चैलेंजिंग जरूर रह सकते हैं, क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि एकाएक सारी चीज़ें जो है एकदम नॉर्मल हो जाए, क्योंकि शायद वो पैकेजिंग हो, लॉजिस्टिक्स हो, ये सारे कॉस्ट बढ़े हुए ही हैं अभी भी। ऐसे सिनेरियो में सुनील सर, कौन से सेक्टर्स आप सुझाएंगे कि जो इस इन्फ्लेशन के दौर में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और कुछ सेक्टर्स आप हाईलाइट करना चाहें जिनसे थोड़ा हम बच कर चले? देखिए, मुझे ना अभी भी बैंकिंग सेक्टर की सिचुएशन अच्छी लगती है, क्योंकि 2 चीज़ है। एक तो आपने देखा होगा कि आरबीआई ने मेंशन किया कि इंक्रीमेंटल क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो एक्चुअली 100% से ज़्यादा है। यानी इकोनॉमी में क्रेडिट का डिमांड स्ट्रांग है। और हाल में देखा तो अपने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने जो डेटा रिलीज किया था उसमें स्ट्रांग डिपॉजिट ग्रोथ भी दिखा था फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, कम फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो क्या है कि, और ये इन्फ्लेशन से क्या होता है कि जो सप्लाई साइड का इन्फ्लेशन है, तो सब कंपनियों की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगी बिकॉज ऑफ द ऑयल एंड गैस एंड फर्टिलाइजर एंड फूड। तो लेंडिंग विल सपोर्ट, सो बैंकिंग विल बेनिफिट
बेनिफिट कि अल्टीमेटली दो आपको थोड़ी मार्क टू मार्केट लॉसेस आ सकती है इन राइजिंग जीसेक यील्ड एनवायरनमेंट, बट उनका जो एक लेंडिंग ग्रोथ की स्ट्रेंथ के कारण वो पास ऑन कर पाएंगे, ये मेरी उम्मीद है। और इसीलिए मेरा मानना है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स दोनों की नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्रोटेक्टेड रहेगी और अच्छा रुझान रहेगा। तो उस हिसाब से मेरे लिए बैंकिंग सेक्टर में आपको एक निवेश का प्रोग्राम रखना ही चाहिए, कोई उसमें डरावट की बात नहीं है। अब स्टे अवे की सेक्टर आपने बात किया, तो मैं कहूंगा कि देखिए जो स्थिति डिफेंसिव से आईटी में मेरा मानना है कि वो एक ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर से एक वैल्यू ओरिएंटेड सेक्टर में बदलाव हुआ है। तो उस हिसाब से देखना है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में आईटी ग्रोथ का हिस्सा में था, जो पोस्ट कोविड फेज में वो उसका वैसा ही स्थिति था, पर अभी वापस एक प्री कोविड का एक स्टडी हाई कैश ग्रोथ है, हाई कैश बैलेंसेस है, गुड डिविडेंड यील्ड है और करेक्शन भी हो चुका है। तो उस हिसाब से मेरे लिए आईटी एक वैल्यू पोर्टफोलियो बन जाता है। तो हर इन्वेस्टर के हिसाब से अगर वो ग्रोथ में था उसको वैल्यू में शिफ्ट करना होगा, तो उसमें अप डाउन होगा, मगर एज अ वैल्यू प्ले अभी भी उसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूं। तो उस हिसाब से मैं आईटी को लूंगा। सेकंड मेरी जो है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स की जो सिनेरियो में एक रेट हाइक की मैं नहीं मानता हूं कि सप्लाई साइड इन्फ्लेशन को रेट हाइक के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है, वो फिस्कल मेजर से ही कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए इसके कारण रेट हाइक होगा, ये मैं उस कैंप में नहीं हूं। रेट हाइक खाली एक करेंसी मैनेजमेंट के लिए शायद थोड़ी हो सकती है, वैसे तो आरबीआई ग्रोथ को और भी दबाने की कोशिश नहीं करेंगी विद रेट हाइक। उस हिसाब से मुझे रेट सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे रियल एस्टेट, विच हैज बीन वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स ओवर द लास्ट 1 ईयर, अभी एक सेफ्टी वैल्यू जोन में आ गई है मुझे लगता है, क्योंकि जो डेटा सेंटर्स की बात आशीष जी ने की इन टर्म्स ऑफ आईटी, उधर भी रियल एस्टेट का बहुत डिमांड है। सेकंड, रीट्स को भी अभी इक्विटी टैक्सेशन का बेनिफिट मिल गया है, तो उनको फंडिंग सोर्सेस भी अच्छे मिलेंगे। तो एक थोड़ी मीडियम टर्म आउटलुक से मैं मानता हूं कि रियल एस्टेट बिकॉज ऑफ द करेक्शन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंप्रूवमेंट के कारण वो भी एक पॉजिटिव आउटलुक। तो नेगेटिव में मैं देख रहा हूं कि सेक्टर्स विच रैन अप विदाउट प्रॉफिट ग्रोथ, फॉर एग्जांपल सेंटिमेंट के तौर पर जैसे डिफेंस, मैं मानता हूं कि इस अर्निंग सीजन में जैसे ही अच्छे सेक्टर्स निवेश के लिए सामने आते हैं, प्रॉफिट बुकिंग जो होगी वो डिफेंस ऐसे सेक्टर्स में हो सकती है फ्रॉम द डीआईएस पर्सपेक्टिव। तो थोड़ा उधर मैं थोड़ी एक प्रेशर देख रहा हूं, बिकॉज उधर वैल्यूएशंस बहुत बढ़ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ मोर देन दी प्रोजेक्शंस एज अ सेंटिमेंट ड्यू टू द वॉर एंड जियोपॉलिटिक्स। तो उधर थोड़ी मैं प्रॉफिट बुकिंग का माहौल देख रहा हूं आने वाले दिन में, क्योंकि सेक्टर रोटेशन विल बी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं मानता हूं कि डीआईएस ने एक 1.5 लाख करोड़ का खरीदारी मार्च मंथ में किया है, तो उनके कैश बैलेंस भी उन्हें ज्यादा इस्तेमाल किया है उधर, और अब के लिए फ्रेश खरीदारी उनको खरीदना होगा, वो सेक्टर रोटेशन से आएगा। तो हाई वैल्यूएशन जैसे डिफेंस में थोड़ी प्रेशर आ सकती है, ये मेरी एक थॉट प्रोसेस है। नहीं, बिल्कुल, और यही वैल्यूएबल एडवाइस है हमारे सभी दर्शकों के लिए भी कि देखिए कुछ सेक्टर्स हैं जिनसे अभी भी आपको थोड़ा बच के चलना है, क्योंकि एक नैरेटिव बिल्ड हो जाता है, और कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर ग्रोथ से हटकर अब वैल्यू पे बात आ रही है और मार्केट में अभी भी सप्रेस लेवल्स हैं, तो वहां पर आप जरूर ध्यान रखें। बट इसी के साथ हमारे तमाम एक्सपर्ट्स का हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। आशीष जी, रजनी जी, अभिषेक जी और सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय निकालने के लिए, और पॉलिसी पर क्या कुछ अनाउंसमेंट्स हुआ, क्या कुछ मायने हैं उसके, इस पर बारीकी से हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए भी। पर चलिए इसी के साथ हमें भी